आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है कि कैसे 1975 में हिमालय की गोद में बसा एक आज़ाद साम्राज्य सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये कहानी है सियासत की, लोकतंत्र की चाहत की और कुछ बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल दांवपेच की। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 333 सालों से चली आ रही एक राजशाही, एक किंगडम कुछ ही हफ्तों के अंदर इतिहास का हिस्सा कैसे बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको कई मोड़ मिलेंगे और कुछ सवाल शायद हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे सिक्किम के अनोखे इतिहास की, फिर जानेंगे कि 70 के दशक में वहां कैसा राजनीतिक तूफान आया। उसके बाद देखेंगे उस निर्णायक जनमत संग्रह को, फिर उससे जुड़े विवाद को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे सिक्किम संवैधानिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसे एक पुराने स्वतंत्र साम्राज्य की, जिसका अपना एक अलग इतिहास था, अपनी एक अलग पहचान थी। देखिए, सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का राज था और यहाँ के राजा को चोग्याल कहा जाता था। इसका मतलब होता है धार्मिक राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि ये सिक्किम की सदियों पुरानी बौद्ध राजशाही परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अब देखिए, समय के साथ सिक्किम का स्टेटस कैसे बदला। 1861 में ये अंग्रेजों का एक प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य बन गया। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम ने भारत में शामिल न होने का फैसला किया। लेकिन 1950 में एक संधि हुई, एक ऐसी संधि जिसने सिक्किम और भारत के रिश्ते की एक नई इबारत लिखी और सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। तो इस संधि का असल मतलब क्या था? आसान शब्दों में कहें तो सिक्किम अपने अंदरूनी मामलों में तो आजाद था, जहां चोग्याल का शासन चलता था, लेकिन उसकी रक्षा, विदेश नीति और कम्युनिकेशन, ये सारे बड़े मामले भारत सरकार के कंट्रोल में थे। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस था। अब हम आते हैं 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब सिक्किम की शांतवादियों में एक राजनीतिक तूफान अपनी दस्तक दे रहा था। राजशाही पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था और हालात तेजी से बदल रहे थे। देखिए, ये जो अस्थिरता थी ना, वो किसी एक वजह से नहीं थी, कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ 1962 की लड़ाई के बाद भारत को चीन का डर था। दूसरी तरफ सिक्किम के अंदर लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ रही थी, खासकर नेपाली मूल की आबादी के बीच। इन सब के बीच चोग्याल पूरी तरह से आजादी का सपना देख रहे थे और हाँ, पर्दे के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी RNW भी अपनी चाली चल रही थी। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे चोग्याल, जो चाहते थे कि सिक्किम एक पूरी तरह से संप्रभु आजाद देश बने, और दूसरी तरफ थी लोकतंत्र की समर्थक जनता, जो राजा के शासन से आजादी चाहती थी और मानती थी कि उसका भविष्य भारत के साथ जुड़ने में ही सुरक्षित है। और फिर साल आया 1973। हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे सिक्किम में राजशाही के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे। और देखिए विडंबना, हालात इतने बेकाबू हो गए कि चोग्याल को खुद भारत से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। ये एक ऐसा कदम था जिसने अनजाने में भारतीय हस्तक्षेप का दरवाजा और भी चौड़ा कर दिया। इन्हीं प्रदर्शनों का नतीजा था एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता। इस त्रिपक्षीय समझौते पर चोग्याल, सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों और भारत सरकार तीनों ने दस्तखत किए। असल में इस समझौते ने राजा की ताकत को काफी हद तक कम कर दिया और सिक्किम में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार की नींव रख दी। ये राजशाही के अंत की शुरुआत थी। चलिए, अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं जिसने सिक्किम की राजशाही के भाग्य पर आखिरी मुहर लगा दी। 1975 का वो ऐतिहासिक जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह से ठीक एक साल पहले 1974 में सिक्किम में पहली बार डेमोक्रेटिक चुनाव हुए और इन चुनावों में काजी लेंडुप दोरजी की पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस को जबरदस्त लैंडस्लाइड जीत मिली। और ये वो पार्टी थी जो खुले तौर पर भारत के साथ विलय की समर्थक थी। और चुनाव जीतने के बाद नई सरकार ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया। असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया कि राजशाही को खत्म किया जाए और सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन इतने बड़े फैसले पर जनता की राय लेना जरूरी था, इसलिए 14 अप्रैल 1975 को एक जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने का ऐलान किया गया। और नतीजा ऐसा था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब ये कोई करीबी मुकाबला था ही नहीं, ये एक तरफा फैसला था। करीब 97.5% लोगों ने राजशाही को खत्म करके भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट डाला। इस भारी जनादेश ने विलय की पूरी प्रक्रिया को एक ऐसी लोकतांत्रिक मजबूती दे दी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जितनी दिखती है? नतीजों के बावजूद ये सवाल आज भी जिंदा है कि सिक्किम का भारत में शामिल होना एक लोकतांत्रिक विलय था या एक सोचा समझा कब्जा। चलिए दोनों तरफ के तर्कों को देखते हैं। तो एक तरफ है वो नजरिया जो विलय को सपोर्ट करता है और जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी है। इसके मुताबिक ये एक ऐतिहासिक जरूरत थी। ये सिक्किम के लोगों की इच्छा का सम्मान था, जो एक पुराने सामंती शासन से निकलकर लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक इसे कहते हैं स्मैश एंड ग्रैब, जिसका मतलब है तोड़ो और छीन लो, एक तरह की जबरदस्ती। उनका मानना है कि भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया
और इस पूरी बहस को और भी पेचीदा बना देती है भारत की खुफिया एजेंसी RNW की भूमिका, क्योंकि बाद में ये बात सामने आई कि भारत ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को गुप्त रूप से मदद दी थी, उन्हें फंडिंग दी और उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद की, ताकि नतीजा हर हाल में भारत के पक्ष में ही आए। RAW के ही एक पूर्व अधिकारी का तर्क सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इसे कब्जा कहना गलत है क्योंकि इसमें सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकल ऑपरेशन था जिसमें सिक्किम के लोगों की राजशाही के खिलाफ जो भावनाएं थीं, उनका इस्तेमाल भारत के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं जो ये दिखाती हैं कि ये बहस कितनी गहरी और कितनी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसे दोनों ही एंगल से देखा और समझा जाता है। खैर, बहस अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कानूनी तौर पर कैसे हुआ। ये पूरी प्रक्रिया असल में 2 स्टेप्स में हुई। पहले 1974 के चुनावों के बाद 35वें संशोधन के जरिए सिक्किम को एक बहुत ही अनोखा सहयोगी राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, और फिर 1975 के जनमत संग्रह के बाद 36वें संशोधन ने इसे भारत का एक पूर्ण राज्य मतलब 22वां राज्य बना दिया। और आखिरकार 16 मई 1975, वो तारीख जब सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया, और इसी दिन के साथ नामग्याल राजवंश के 333 साल के लंबे शासन का अंत हो गया। लेकिन ये विलय एक बहुत ही खास शर्त के साथ हुआ था। संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 371F, ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो ये दिखाता है कि भारत ने सिक्किम की अनोखी पहचान को बनाए रखने का वादा किया। आप इसे एक संवैधानिक पुल की तरह समझ सकते हैं जो सिक्किम के अतीत को उसके नए भविष्य के साथ जोड़ता है। तो इस आर्टिकल के तहत सिक्किम को क्या खास अधिकार मिले? जैसे कि उसके पुराने कानून लागू रहेंगे, बाहर के लोग वहां आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते, और वहां के गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ये सब इसलिए किया गया ताकि सिक्किम की स्थानीय पहचान और उसके लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। और आज इस विलय के करीब 50 साल बाद सिक्किम को अक्सर एक बहुत ही सफल एकीकरण के मॉडल के तौर पर देखा जाता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, एजुकेशन हो या पर्यावरण की सुरक्षा, कई मामलों में ये देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये लोगों की इच्छा से हुआ एक लोकतांत्रिक विलय था, या भारत ने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला था? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है, और सिक्किम के इतिहास का ये अध्याय हमेशा बहस और विश्लेषण को दावत देता रहेगा।